हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बाबू। यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज की ये वीडियो आप सबके लिए है प्यारी। आज की इस वीडियो में बाबू क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी 2024 का जो कल 22 फरवरी को पेपर में क्वेश्चन फंसने वाला है, सेम यहीं से आएगा बाबू। सेम जो भी आपका आने वाला है निचोड़ लेके आ चुके हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, जो भी पंच लाइट हो, जितने भी ग्रामर व्याकरण से सभी क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड है। कहीं भी जाना नहीं है, घबराना नहीं है, निश्चिंत होकर तैयारी कर लीजिए इस वीडियो से। कल सीधे सीधे आप एकदम धुआं धुआं करेंगे बाबू, और 100 में 100 तैयारी आज की इस वीडियो से। आपके नाम ये वीडियो है, आप सबके लिए प्यारी सी वीडियो, हार्ड वर्क के साथ बहुत सारा क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं है बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के बाद ही आपका बायो और मैथ, इसके बाद ही केमिस्ट्री, हिंदी, जितने भी इंग्लिश हैं सबका प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया अपने दोस्तों में, और बने जाइए मेरे साथ ही इस वीडियो में। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं गौर से और ध्यान से पढ़ना बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा। 22 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न टॉप में रखा गया, टॉप 10 एकदम मोस्ट बाबू, कहीं भी नहीं भटकना है। प्यारा सा आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। गद्यांश हो या पद्यांश, देखिए गद्यांश से जो आपका क्वेश्चन आएगा 5 बहुविकल्पी, और पद्यांश से जो 5 आएगा, ये दोनों इंक्लूड है। एकदम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, और देखते हैं कि 10 बहुविकल्पी में से आप कितना सही कर पाते हैं, क्योंकि आखिरी आप ही के लिए वीडियो है। समझ लीजिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है बाबू। आप लोग ध्यान से इसका आंसर करना, सभी लोग से रिक्वेस्ट है अपना आंसर करना, ठीक है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो सब लोग ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। क्या होगा बाबू? आत्मकथा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ही अगला क्वेश्चन बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को सटीक और दिमाग में छाप लेना है, मेमोरी में, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है। चलिए सटीक आंसर दीजिएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं किसके? सदाचार की तबीज के, साहित्य का श्रेय और प्रेम। दूसरा जो विकल्प है बाबू, ये हो जाएगा साहित्य का श्रेय और प्रेम। यही विकल्प जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लेखक है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। एकदम ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे ना पेपर में तो मन ही गदगद हो जाएगा। कल एकदम दोपहर 2 बजे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? यहाँ पे भीष्म साहनी है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, अगेज जी हैं, भगवती चरण वर्मा। चलिए इसका करेक्ट आंसर सबको मालूम है, क्या होगा बाबू? अगेज जी, यानी कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अगेज जी। अगला प्रश्न 4 नंबर, एकदम धुआं धुआं करेंगे बाबू कल आप लोग। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए बस। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग किस युग को माना गया है? तो देखिए उनका युग जो है छयवादी युग, यानी कि छयवाद युग को माना गया है, ठीक है बबुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग छयवाद युग का है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है बाबू 5 नंबर, कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है बाबू? पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? संस्मरण का, रेखाचित्र का, यात्रा वृत्त का, यहाँ पे आत्मकथा। चारों में से कौन सा है? छाप दीजिए। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर जी ये यात्रा वृत्त होगा, सबका सही है प्यारे रसगुल्लो। इसके बाद है यहां से, ये तो था गद से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पद में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन में एकदम 5-5 नंबर के धुआं धुआं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? तार सप्तक के प्रकाशन यानी किसने किया था? देखिए यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र ने, कि मुक्ति बोध ने, कि अगेज जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीसरा ही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि अगेज जी ने तार सप्तक के प्रकाशन किए थे। अगला प्रश्न बाबू एकदम वायरल प्रश्न, जब पेपर में आपका कल इससे सामना होगा तो कहेंगे कि आइए हम भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कि नई कविता युग की रचना है बाबू, कौन सा? यमा है, खुशबू के शिलालेख। ये देख रहे हैं ना, खुशबू के शिलालेख, दूसरा ऑप्शन यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे स्टूडेंट कर दीजिएगा इसका रिप्लाई। क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताइए बाबू। कामायनी के प्रथम सर्ग कौन सी है? तो चिंता है। पहला ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर,
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा वर्ष माना गया है? किस वर्ष में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? सभी प्यारे अवगत हैं कि 1943 में हुआ था सर। बहुत बढ़िया तैयारी किए हैं और मेरा आशीर्वाद है कि एकदम जिस बच्चे का 90 नंबर आने वाला होगा हिंदी में केवल 95 लेके आएंगे। बहुत बढ़िया से तरीका सिखाए हैं, बहुत सारी वीडियोस में बताया हूं, अगर आप देखे होंगे तो एकदम 95 आएगा। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर, ये आपका बहुविकल्पी का आखिरी टॉप 10 क्वेश्चन था। दीप शिखा किसकी रचना है? बताइएगा जरा कि दीप शिखा किसकी रचना है? तो ये महादेव वर्मा जी का है। कौन सा है बाबू? महादेव वर्मा जी ने इसको रचा था। तो इसमें देखिए बहुविकल्पी में 5-5 दोनों टॉप 10 बताया हूं, 5-5 करके दोनों टॉप में बताया हूं। इसके बाद ही हम लेके चलते हैं गद्यांश पे। आ गए हैं उड़ानचक, यानी कि एकदम पेपर में छप के आएगा, अथवा में हो या मेन में हो, आपको तीसरे नंबर के प्रश्न में ये जब सामना होगा तो आप कहेंगे आइए हम पेन उठाते हैं और आपको लिख डालते हैं कहानी की तरह। चलिए बाबू देखिए कैसे ट्रिक से पहचानना है कि किस पार्ट से है, इसको कैसे सॉल्व करना है, आज ही इस आखिरी वीडियो को देख लीजिए। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। ठीक है बाबू, संस्कृत परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है बाबू। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। जैसे ही आपने इस गद्यांश को पढ़ा प्यारे स्टूडेंट, आप इसमें कैसे पकड़ बनाएंगे कि किस पार्ट से है भाई, और अगर पहचान लिए तो उस पार्ट के राइटर का भी नाम आपको पता हो जाएगा। चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले ही उस पार्ट का एक छोटा सा अंश मिल जाएगा कि नाम उसका जरूर कहीं ना कहीं इस पूरे गद्यांश में छपा हुआ मिलेगा। जैसे कि भाषा दे दिया ना, तो भाषा जब मिल गया तो आपको पूरी जानकारी हो गई कि भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता एक है ना, भाषा और आधुनिकता से है। इसके राइटर कौन है बाबू? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया। चलिए अब 2 नंबर का आपने काम कर लिया, शॉर्टकट ट्रिक लगाया और 2 नंबर का काम कर लिया। कैसे कर लिया आइए बताते हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न पूछा है ना कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए सर, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम आपने अभी तुरंत ही जान गया। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? अभी सभी प्रश्नों का यहाँ पे आंसर करते हैं, फटाफट से आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसका आंसर हम पूरा वायरल क्वेश्चन का पोथा लेके आ चुके हैं, कहीं भी भटकना नहीं है बाबू। आप लोग के लिए थोड़ा सा मैंने मेहनत बहुत किया है, आप लोग छोटा सा लाइक और चैनल पे बने रहिएगा, यही रिक्वेस्ट है। जैसे कि संकेत बताते हैं, जैसे आपको इसको लिखना है तो भाषा स्वयं डॉट डॉट करके महती आवश्यकता है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। संदर्भ इसका लिखने के लिए बोला गया था पहले ही प्रश्न में। क्या बोला है बाबू देख लीजिए, पहले ही प्रश्न में बोला है कि सर इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इसमें आप 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक तो इसका संदर्भ भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा आंसर, और नहीं तो पाठ का नाम और लेखक का नाम तो आपको बताए हैं, बस ब्लैक पेन से लिख के और उसके आगे ब्लू पेन से उसका नाम लिख देना है, बस हो गया खत्म खेल। इसको संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिए लिखेंगे बाबू यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखी भाषा और आधुनिकता शीर्षक यानी कि शोधपरक निबंध से अवतरित है। आपने इस तरीके से संदर्भ लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर एग्जामिनर जो है चेक करके दे देगा, या आप पाठ का नाम या शीर्षक का नाम दोनों भी उस तरीके से निकेट करके लिख दीजिएगा, काम कंप्लीट। इसके बाद अगला जो है प्रश्न पूछा है बाबू कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैसे करेंगे बाबू? यहां से ध्यान दीजिए कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इसका कैसे संदर्भ इसका व्याख्या करेंगे बाबू? आइए यहाँ पे हम आपको एक एक क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं कि पेपर में कल आ जाए ना तो एकदम सामना होगा, एकदम हाथों हाथ। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिएगा। ऐसे कैसे लिखना है सर? ध्यान दीजिए। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए संस्कृति परिवर्तनों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं है, उसी को बोलेंगे असमर्थ हैं। ठीक है,
अब देखिए नित्य प्रति संस्कृत में यानी कि रोज रोज संस्कृत में हुए परिवर्तनों में हुए भाषा द्वारा व्यक्त के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। यही होगा इस 2-4 लाइन का अंडरलाइन जो किया है इसकी व्याख्या। समझ में आया है बाबू? इस पूरे गद्यांश को एकदम दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में छाप लीजिएगा। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है भाई? इस तरीके से जब प्रश्न पूछे तो सटीक आंसर ऐसे लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि इस गद्यांश में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। समझ में आ गया? ऐसे ही जिस तरीके से प्रश्न पूछे गद्यांश में वैसे ही उसी लैंग्वेज में आपको आंसर छापना होगा। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है भाई? संस्कृत का एक अटूट अंग भाषा है, क्योंकि पहले ही आपको यहाँ पे लिख दिया है गद्यांश में कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। लेकिन लिखेंगे कैसे सर? आइए बताते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 नंबर हो गया ना, 4 नंबर क्वेश्चन कि संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है? भाषा है। जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे आंसर देना है। ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर इस गद्यांश का कि किसकी गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे बाबू कि 5 नंबर क्वेश्चन का कि संस्कृत की गति जो है विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इस तरीके से पांचों जो है प्रश्न गद्यांश का आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये था मोस्ट वायरल गद्यांश। ठीक है। इसके बाद मोस्ट वायरल पद्यांश देख लीजिए। हमने आप लोग के लिए इतना हार्डवर्क किया है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है ना? बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर लेना। वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पद्यांश है, एक कदम अच्छा से देख के जाना इसको। ठीक है। लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना तोनु तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई कलांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा जलद करना तप्त भूतंगा को। बाबू ये जो है पद्यांश इसको आपने पढ़ा, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे बबुआ। क्या लिखिएगा? पहला नंबर कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे वैसे हम आंसर देंगे। ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न का यहाँ पे पहले इसको स्लो को हल करेंगे। कैसे करेंगे बाबू? देख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आएगा। प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के ठीक बाद आप संकेत तुरंत ही डालिएगा। बहुत बच्चे तो भूल जाएंगे, प्रश्न नंबर स्टार्ट करेंगे। नहीं बाबू, आपको संकेत डाल ही देना है तब स्टार्ट करना है। ठीक। प्रश्न में पूछा था पार्ट का नाम बताइए सर, किस पार्ट से ये पद्यांश दिया है? तो ये पवन दूतिका से था। कौन सा? पवन दूतिका से लज्जाशिला पथिक वाला पद्यांश था। अब उसके राइटर कौन है? पवन दूतिका के कवि पोएट कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी। इनका शॉर्ट नेम क्या है? हरिओज जी। ये याद रखना बाबू। इसके ठीक बाद अगला प्रश्न है इसमें 2 नंबर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन किया हुआ है यहां से लेकर के यहां तक इस 3-4 लाइन का है, हमें व्याख्या करके दिखाना है। जैसे कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई कलांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। ये जो 4-5 लाइन है ना, इस पांचों लाइन का एक लाइन का व्याख्या कर देना है। आइए कैसे करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। पेपर में तो लिखने का तरीका सबको जानकारी हो गया है, बस बढ़िया से तैयारी करके बिना देखे हुए छाप देना ही आपकी तैयारी कहलाएगी। 2 नंबर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लगाएंगे कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहो या न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। अब हो गया ना 4 लाइन। अब इसके बाद यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित तो उठे। यही जो है 5 लाइन्स का ये आपका व्याख्या हो गया बाबू। ये प्रश्न पूछेगा जैसे वैसे आंसर लेना है। ठीक है।
थर्ड नंबर देखिए, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती है? परोपकार की भावना रखने के लिए कहती है। क्या कहती है? परोपकार की भावना। कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आज हम आपको मतलब संग्राम की तरह ये पूरा वायरल क्वेश्चन पेपर तैयार होने जा रहा है। थर्ड नंबर देखिए, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने के लिए कहती है। देख लीजिए, जैसे ही पद्यांश पढ़ते हैं ना, वैसे ही आपको आंसर भी याद हो जाता है। 4 नंबर देखिए, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा? और दूसरा है यानी 5वां है कि कृषक ललना और भूतंगना का शब्दों में अर्थ लिखिए। तो सबसे पहले कृषक ललना में कौन सा समास होगा? यहाँ पे देखिए 4 नंबर, कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास है। क्या है बाबू? तत्पुरुष समास छिपा है। बस इसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। इसमें 5वां नंबर जो देख रहे हैं कृषक ललना में, ये इसका अर्थ जो होगा किसान स्त्री, भूतंगना मन स्त्री। ये पांचों जो है प्रश्न का आंसर सटीकली तैयार कर लेना। ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पद्यांश, इसको पढ़ लिए। इसके बाद हम लेके आ चुके हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय। आप लोग छाप लीजिए, ये है आखिरी अंतिम रात जो कि आप लोग तैयारी करके जाएंगे। 22 तारीख को 2 बजे जैसे ही पेपर हाथ में आएगा तो ये बात याद आएगा कि सर ने क्या बोला था, हमने तैयारी तो किया ही नहीं था। हाँ, लेकिन तैयारी कर लेते हैं, आज भी समय है तो एकदम धुआं करेंगे बाबू। ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आएगा। क में जैसे ये लेखक हो गए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका जीवन परिचय जब लिखेंगे तो कैसे सटीकली और मेन पॉइंट क्या होता है जीवन परिचय में, उस पर ज्यादा ध्यान देना है लिखते समय। जैसे जीवन परिचय लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू कि प्रोफेसर जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। मेन बात आती है किस सन में जन्म लिए? 1919 ईस्वी में। इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना बस, ठीक है ना। आगे चलिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई और उच्च शिक्षा हिंदी में कई वर्षों तक थे। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। इनका निधन जो है सन 2005 ईस्वी में हो गया। तो निधन सन को भी ब्लैक पेन से आप बाबू अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया जीवन परिचय। जीवन परिचय जैसे ही लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाता है, और जैसे ही साहित्यिक परिचय स्टार्ट करेंगे तो इससे 3 नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे साहित्यिक परिचय लिखिए कि हेडिंग डाल के कि हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। क्या बाबू? सराहनीय मतलब इसकी सराहना की जाएगी, ठीक है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिणाम दिया है। क्या दिया है? परिणाम दिया है। और उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण भी प्रस्तुत किया। तो बाबू इतना लिख देंगे साहित्य परिचय, और थोड़ा सा रचना जो है बस 3-4 ठे लिख दीजिएगा। चलिए हम बतावत है ना, ध्यान दीजिएगा 22 तारीख को कैसे लिखना है। जैसे कि उनकी प्रमुख रचना निम्न प्रकार से, कैसे बाबू? बस पहला लिखिएगा मेरे विचार, इसके बाद दूसरा लिख देना बाबू साहित्य और समाज, तीसरा लिख देना शोध और बोध, इसके बाद चौथा है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आदि। बस आदि लिख के छोड़ दीजिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं 5 से 7 तक जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है बाबू। टू द पॉइंट लिखिए, मेन पॉइंट पे एग्जामिनर ध्यान देता है। रचना में बस 4 से 5 डाल के आदि लिख दीजिएगा। कंप्लीट द आपका मतलब लेखक का जीवन परिचय। इसके बाद हम बतावत हैं जीवन परिचय तो हो गया, लेखक का कवि में आ चुके हैं। कवि का भी इसको छाप लीजिएगा, थोड़ा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जीवन परिचय लिखना है बाबू, तो मेन पॉइंट पर ध्यान देना है। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था, ठीक है, इतना हो गया। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे और सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। साकेत महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रयाग से मंगला पारितोषिक भी मिला है बाबू, ठीक है ना। देख लीजिए कितना अपने जीवन काल में इन्होंने बड़ा योगदान किया है। और भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए यानी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी कि जब मृत्यु का समय आ गया था, उन्हीं को बोलते हैं जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। तो देखिए, जीवन पर से ज्यादा नहीं लिखा जाता है बाबू, टू द पॉइंट लिखिएगा, मेन पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है इसमें, लेकिन साहित्यिक परिचय पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि 3 नंबर का ये टॉपिक होता है। देख लीजिए, साहित्यिक परिचय, गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण किया गया है, इतना लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आवत है इधर, क्या लिखना है बाबू, इधर देखिए, देख लेना अच्छे से, थोड़ा समझिए मेरी बात को। इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला पारितोषिक भी मिला है, इतना ही लिखेंगे इनके जीवन परिचय। इसके बाद आवत है संकेत पर, लिखेंगे कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है, यह जो लिखेंगे साकेत, यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, साकेत लिख लीजिएगा। इसके बाद साहित्य में स्थान लिखेंगे बाबू कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे ढालकर पारिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा और इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को बाणी दी है, इतना लिख लीजिएगा। 5 नंबर एग्जामिनर जो है एकदम धाकड़ तरीके से आंसर का आपका रिप्लाई और अंक भी देगा। आवत है अब पंच स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा बाबू। पंचलाइट को तो आपको मैं कहानी बहुत ही बेहतरीन बता दिया हूं, कुछ है नहीं पंचलाइट में, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे जितने ही बढ़ेंगे आगे उतने ही। चलिए, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। क्या लिखेंगे बाबू कि पंचलाइट जो है ये रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के एक परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना। महता टोली में अशिक्षित लोग उन्हें रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीदा बाबू, पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहे। क्या कहने लगे, उसका नाम रख दिए पेट्रोमैक्स, यानी पेट्रोमैक्स का नाम ही पंचलाइट हो गया। इसके बाद पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान की चीजें समझते थे, यानी कि उसका भाव नहीं समझ पाते थे कि ये क्या चीज है। अब देखिए, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, क्या देता है कि तुम शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का आयोजन यानी प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नामक का एक युवक था, गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। इतना चीजें आपको लिखना पड़ेगा और आगे और भी इसका कहानी है, ये भी चीजें समझ लीजिए। इसके बाद अभी तो ग्रामर को धुआं करना है भाई, ग्रामर में भी, क्योंकि हमने 100 में 100 की तैयारी करा देते हैं आज। इस कारण पंचों ने उसे निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता देती है। पंच गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेती है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेते हैं और मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण भी दे देती है कि आज आइए, आपका शाम का हमारे यहाँ घर भोज होगा। पंच देखिए बाबू, पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को यह कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। बस इतना लिखिएगा। इसके बाद कहानी का कथानक सजीव है। इस कहानी में आंचलिक जीवनी का सजीव झांकी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पंचलाइट के बारे में इतना लिखेंगे ना, तब जाकर के आपको 5 नंबर एग्जामिनर देता है। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कीजिए बाबू। अब हम लेके आते हैं आपको ग्रामर पे। कहाँ पे, ग्रामर पे।
अब आप लोग अपने अपने जिला अनुसार 7वां प्रश्न याद कर लेना स्वपठित खंड काव्य पे। इसको अब हम कैसे बताएं कि आप किस जिले से हैं, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? याद कर लीजिएगा, और याद कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पे। चलिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियां में से ज्यादा नहीं, टॉप 5 बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला है अंधे की लाठी। एकदम पेपर के जो ऑप्शन आता है ना क्वेश्चन में, एकदम छपा हुआ किसी कोने में दिखेगा, बस उसको निकालिएगा। आइए इस कॉपी पे आइए, बहुत लुका रहे हो आप। चलिए लिखेंगे अंधे की लाठी। इसका अर्थ लिखेंगे एकमात्र सहारा। क्या अर्थ होगा बाबू? एक मात्र सहारा। लिखने के लिए बोलेगा ना कि इसका अर्थ भी लिखिए, इसी का वाक्य भी प्रयोग कीजिए, तब 2 नंबर हम देंगे। नहीं तो अर्थ लिखेंगे केवल छोड़ देंगे प्रयोगवा, तो एक ही नंबर देंगे, काट लेंगे 1 नंबर। इसलिए ध्यान रखना कि अंधे की लाठी एकमात्र सहारा अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे सरल अपने या सुजीत अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, ऐसे ही लिख दीजिएगा। किसी का भी नाम लिख दीजिएगा, अपना भी नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद दूसरा है आंखों में धूल झोंकना। इसका पूरा अर्थ बताइए क्या होगा? तो धोखा देना, इसका अर्थ होगा धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि अनेक व्यापारी मिलावट करके यानी ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये हो जाए इसका वाक्य प्रयोग बाबू, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 3rd नंबर कि आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का पहले अर्थ लिखेंगे, यानी अत्यंत प्रिय होना। क्या होगा बाबू? अत्यंत प्रिय होना। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि राम कौशल्या की आंखों के तारा थे, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख लेंगे इसका वाक्य प्रयोग। अगला है 4th नंबर ईद का चांद होना। इसका अर्थ लिखेंगे कि अत्यधिक दिनों के बाद दिखाई देना, यानी ज्यादा दिन के बाद कोई दिखाई देता है तो आप भी बोलते हैं कि क्या आप ईद का चांद हो गए हो, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे बाबू। देखिए, भाई रमेश जब से तुम यानी तुम्हारी नौकरी लगी है, या कह सकते हैं भाई रमेश जब से तू अधिकारी बने हो ईद का चांद बन गए हो। एग्जाम्पल में किसी के भी नाम को प्रस्तुत कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है बाबू, ठीक। इसके बाद लास्टवा है यानी मुहावरे का, यहाँ पे कलई खुलना। क्या है बाबू? कलई खुलना। इसका मतलब होता है भेद खुलना। क्या होता है? भेद खुलना। वाक्य प्रयोग करेंगे कि राजीव ने अपने अधिकारी के भ्रष्टाचार की कलई खोलकर कई रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको लिख के आना है पेपर में, ठीक है बाबू। इसके बाद हाथ पीले करना। इसका अर्थ क्या होगा? चपलूसी करना। कोई हाथ पीला करता है, इसका मतलब चपलूसी करता है। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखें। आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारियों को मक्खन लगाना सामान्य बात हो चुकी है। ऐसे वाक्य प्रयोग कर देना। ये था मुहावरा एवं लोकोक्तियां। अब हम लेके आवत हैं शब्द युग्म। ध्यान दीजिएगा, शब्द युग्म बाबू पढ़ लीजिएगा। टॉप 5 शब्द युग्म, इसमें से एक तो मिल ही जाएगा। अनल और अनिल का मतलब शब्द युग्म क्या होगा? अग्नि और वायु। क्या होगा? अग्नि और वायु। सुत का अर्थ होगा पुत्र और धागा। यहाँ पे देखिए अंबुज और अंबुद का अर्थ होगा कमल और बादल। इसके बाद अंश और अंश का मतलब होगा इस अंश का। दोनों का उच्चारण सेम है बट दोनों का जो है अर्थ अलग अलग होता है। जैसे इस अंश का मतलब कंधा होगा, इस अंश का मतलब हिस्सा होगा, इसलिए अंश का यहाँ पे शब्द युग्म करें तो कंधा और हिस्सा लिखेंगे। समझ में आ गया ना? ऑप्शन में दिया रहेगा, बस टिक करके कॉपी के आंसर में लिख देना है, ठीक। इसके बाद अगला है जलज और जलद। दोनों का शब्द युग्म क्या होगा? कमल और बादल होगा बाबू। इसी तरीके से पेपर में आएगा, विकल्प में रहेगा और धीरे से विकल्पों में चूज करके कॉपियां में छाप देना है। समझ में आ गया? आगे प्रश्न देखते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या है बाबू? अनेकार्थी शब्द। जैसे 5 थे बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। मैंने तो बहुत सारी वीडियो बताए हैं जिसमें 15 से 16 थे बताया है, बट इसमें 5 थे, अच्छे से पढ़ लेना। और अधिक याद किया तो बहुत ही बेटर है। कैसे लिखेंगे? पहला नंबर कि अर्क का अर्थ बताइए। अर्क का अर्थ सूर्य हो जाएगा, आग का पौधा भी हो जाएगा, काढ़ा भी हो जाएगा। बस 2 ही अर्थ लिखना है, मैं यहाँ पे 3 बता दिया हूँ। अंबर का अर्थ लिखिए 2। एक आकाश हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, गगन हो जाएगा। इस तरीके से आपको तैयार करके रखना है कि बस 2 ही लिखना है। कर का लिखेंगे। कर का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। हाथ भी होता है, यहाँ पे देखिए ओला भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद है काल। काल का क्या होता है? समय।
काल का क्या होता है अनकार्थी समय होता है, मृत्यु भी होता है, यमराज भी होता है। तो 2 ही लिखना है, लेकिन याद रखिए 3, कम से कम जो याद तो आ जाए दिमाग पे उसको तो छाप देना। इसके बाद क्या है चपला, चपला मतलब बिजली होता है, एक लक्ष्मी भी होता है, एक चंचल स्त्री भी होता है। इसका बढ़िया से तैयार कर लेना, 5 ही बात। आगे देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या है बाबू अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पढ़ के जाना, छाप के आना है। कल हम पूछेंगे आके पेपर जब आएंगे ना, पेपर देके आप लोग से हम पूछेंगे कितना सही किए थे, एकदम अच्छा से कमेंट करना। अगला प्रश्न है जिसे कोई जीत नहीं सकता क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं, अजय। देखिए इसके बाद दूसरा है थोड़ा जानने वाला को क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। अब बहुत कम बोलने वाला को अल्पभाषी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? एक कदम छाप के कल आना है बाबू, हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग को नंबर स्कोरिंग में अच्छा हेल्प मिल सके। इसके बाद है जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है ईश्वर में विश्वास रखने वालों को क्या बोलते हैं बाबू? आस्तिक बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। इसके बाद उपकार को न मानने वालों को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। बढ़िया से पढ़ लेना, एकदम कल छप जाएगा पेपर में। इसके बाद वाक्य संशोधन, ये वाक्य संशोधन बढ़िया से पढ़ लीजिए, 5 बतावत हूं। देखिए पहला है इसमें कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, ये वाक्य गलती लिखा गया है, इसको शुद्ध करके कॉपी में लिखेंगे कैसे कि राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ठीक है बाबू। इसके बाद है अगला चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा, चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा, सही करेंगे कि ये देखिए चाय लिख दिया है, मेरा एक छोटा सा भाई है चाय लिख दिया है, लेकिन ये चाय नहीं है चाटा है, चाटा। चाटा लगते ही उसके आंसू निकल पड़े। इसके बाद है अगला प्रश्न अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे शुद्ध करेंगे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से होगा। अगला है पुत्री पराया धन होता है, नहीं भाई होता नहीं है, होती है, पुत्री पराया धन होती है, शुद्ध हो गया ना। इसके बाद लास्टवा प्रश्न ये है कि प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, ये अशुद्ध है, बट शुद्ध कैसे करेंगे कि प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरीके से कर लेंगे ना बाबू। इसी तरीके से हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आते हैं पत्र लेखन पे। कहाँ पे आ गए हैं? पत्र लेखन पे। एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इस पत्र लेखन को, आज ही मैंने अभी लिख के बताया है, लिख के बताए हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। देखिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले को विद्यमान गंदगी के विषय में एक पत्र लिखिए। देखिए बहुते बार पूछा गया है पेपर में, 23 में, 22 में, 18 में, 12 में, 14 में, 24 में आने का चांस है। पढ़ लीजिएगा, कल तो 24 तारीख को अच्छे से छाप के आना इसको मैंने पढ़ा दिया है आज ही के वीडियो में, एकदम आप लोग तैयारी भी कर लिए होंगे। जो मोस्ट है ना बता देता हूं। अब देखिए जो संस्कृत का गद्यांश है इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं संस्कृत का गद्यांश, ये संस्कृत के गद्यांश को यहाँ पे मैंने संकेत के रूप में लिख दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ के चले जाना। यह गौलक की उवाच वाला, अप्रिय भवंती वाला, इसके बाद संस्कृत साहित्यम आदि कव्य, लास्ट में इति वाला जो पकड़ा जाएगा ना उसको एकदम पढ़ लेना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक गद्यांश जो है संस्कृत का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये श्लोक जो है 4 श्लोक बताया हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़िया से पढ़ के चले जाना। और ये निबंध जो मैं बताया हूँ आप बढ़िया से पूरे तरीके से पढ़ के जाना, बिना याद किए हुए कुछ याद नहीं होता है। देखिए ट्रिक से कैसे लिखेंगे निबंध को, मैंने उसका भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जाके पढ़ लेना। जिसको याद नहीं हो रहा है, बार बार रट्टा मारने के बाद भी नहीं याद हो रहा है, तो उसको मैं बताया हूँ ट्रिक से कैसे याद करें। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो हम सुबह लेके आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा वीडियो, पूरा धुआं वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।